In this lecture, we shall discuss the difference between partnership and joint family. इस लेक्चर में हम भागीदारी और संयुक्त परिवार में अंतर पर चर्चा करेंगे. There are certain grounds on which a partnership may be distinguished from a joint family, and we shall discuss those grounds in this lecture. The first ground is मोड ऑफ क्रिएशन. पहला तरीका, पहला आधार जिसके आधार पर हम भागीदारी और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस कर सकते हैं, वो है मोड ऑफ क्रिएशन, इनके निर्माण का तरीका. ए पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ए जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस. भागीदारी का गठन संविदा के माध्यम से होता है, जबकि जॉइंट फैमिली स्टेटस से कॉन्स्टिट्यूट होती है, परिस्थिति से कॉन्स्टिट्यूट होती है. कोई भी दो व्यक्ति किसी भी बिजनेस में भागीदार तब बनते हैं जब वे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वे किसी बिजनेस को जॉइंटली कैरी ऑन करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपने आप में शेयर कर लेंगे. लेकिन कोई भी व्यक्ति जॉइंट फैमिली में मेंबर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से नहीं बल्कि स्टेटस के माध्यम से बनता है. कोई भी व्यक्ति जॉइंट फैमिली का मेंबर अपने खास स्टेटस के कारण, किसी का बेटा बेटी होने के कारण बनता है, ना कि अदर मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से. द सेकेंड ग्राउंड ऑफ डिफरेंस इज इंसर्शन ऑफ न्यू मेंबर. नए सदस्यों का प्रवेश. तो इन पार्टनरशिप न्यू मेंबर में बी इंसर्टेड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. किसी भी भागीदारी में अगर किसी नए मेंबर को इंसर्ट करना है, किसी नए व्यक्ति को भागीदार बनाना है, तो उसको केवल और केवल सभी भागीदारों की सम्मति से ही बनाया जा सकता है. किसी भी व्यक्ति को भागीदारी का सदस्य बनाने के लिए उस समय जो भी अस्तित्व में भागीदार हो उन सभी की सम्मति आवश्यक है. जबकि इंसर्शन ऑफ ए न्यू मेंबर इन जॉइंट फैमिली इज बाय बर्थ. किसी संयुक्त परिवार में किसी भी सदस्य का प्रवेश बर्थ के माध्यम से होता है. कोई भी व्यक्ति किसी संयुक्त परिवार में मेंबर बनता है उस फैमिली में जन्म लेने के कारण. तो जो दूसरा ग्राउंड ऑफ डिफरेंस है वो है किसी भी पार्टनरशिप में जो न्यू मेंबर इंसर्ट होता है वो अदर पार्टनर्स की कंसेंट से होता है, जबकि जॉइंट फैमिली में कोई न्यू मेंबर इंसर्ट होता है बाय बर्थ. उस फैमिली में जन्म लेने के कारण वो उस फैमिली का मेंबर बनता है. द सेकेंड ग्राउंड ऑफ डिफरेंस इज इफेक्ट ऑफ डेथ. मृत्यु का प्रभाव. इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. अगर किसी पार्टनरशिप में जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाता है अगर उससे विपरीत संविदा नहीं है तो. मतलब अगर भागीदारों ने आपस में करार कर लिया है जिसके आधार पर उन्होंने ये तय किया है कि किसी भी पार्टनर की डेथ के बावजूद भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो उस स्थिति में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी. नहीं तो जनरल रूल ये है कि किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद फर्म डिसॉल्व हो जाती है. बट A joint family does not dissolve on the death of any member of the family. लेकिन जो joint family होती है, संयुक्त परिवार होता है, वो किसी मेंबर की डेथ से डिसॉल्व नहीं होता है, किसी मेंबर की मृत्यु से वो समाप्त नहीं होता है, चाहे इसके संबंध में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना. द फोर्थ ग्राउंड ऑफ डिफरेंस इज पार्टिसिपेशन इज बिजनेस. व्यापार में भागीदारी. तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है तो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस होता है वो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल होता है. जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस होता है उसमें सभी पार्टनर्स या तो पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर. बट इन केस ऑफ जॉइंट फैमिली द बिजनेस ऑफ द फैमिली इज कैरीड ऑन बाय द कर्ता. किसी जॉइंट फैमिली का अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस को उस जॉइंट फैमिली का कर्ता कैरी ऑन करता है. उस व्यापार का संचालन उस जो संयुक्त परिवार है उसका कर्ता करता है. सारे मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. द फिफ्थ ग्राउंड ऑफ डिफरेंस इज एजेंसी रिलेशनशिप. इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप पर देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बट in case of joint family there does not exist any such relationship. किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है. सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं. इसलिए किसी भी पार्टनर द्वारा किया गया एक्ट अदर पार्टनर्स को बाउंड करता है. किसी भी एक भागीदार का कृत्य अन्य भागीदारों को
बाध्य करता है। किसी भी एक भागीदार द्वारा किए गए कार्य से अन्य भागीदार भी आबद्ध होते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में कोई म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे जो जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें कोई एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होती, वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट नहीं होते हैं। इसलिए किसी एक फैमिली मेंबर द्वारा किए गए कार्य से अदर फैमिली मेंबर्स बाउंड नहीं होते। द सिक्स्थ ग्राउंड ऑफ डिफरेंस इज लायबिलिटी फॉर डेट्स, ऋणों के लिए उत्तरदायित्व। तो जो किसी पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है, इन केस ऑफ थर्ड पर्सन इट इज जॉइंट एंड सेवरल। किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति जो भागीदारों का दायित्व है वो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। जॉइंट लायबिलिटी का मतलब जो थर्ड पर्सन के डेट्स हैं उनके लिए सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं, और साथ ही साथ हर पार्टनर्स सेवरली भी लायबल होता है। मतलब वो अन्य व्यक्ति अगर उसका कोई डेट बकाया है, उसका कोई ऋण फर्म पर है, तो वो सभी पार्टनर्स पर एक साथ भी सूट ला सकता है, या वो चाहे तो किसी इंडिविजुअल पार्टनर पर भी सूट ला सकता है। और वो इंडिविजुअल पार्टनर ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरे डेट के लिए लायबल नहीं हूँ। हर पार्टनर की जिम्मेदारी थर्ड पर्सन के लिए उस पूरे डेट के लिए बनेगी। तो थर्ड पर्सन किसी एक पार्टनर से भी अपना संपूर्ण ऋण वसूल कर सकता है। ये अलग बात है कि जिस पार्टनर को अकेले ऋण का भुगतान करना है वो अदर पार्टनर्स को उस ऋण के भुगतान में कंट्रीब्यूट करने के लिए बाउंड कर सकता है। लेकिन जहां तक थर्ड पर्सन का सवाल है, यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती, मतलब सारे पार्टनर्स ज्वाइंटली भी लायबल होते हैं और हर इंडिविजुअल पार्टनर सेवरली भी लायबल होता है, मतलब अलग अलग भी उत्तरदायी होता है। बट इन केस ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली the liability of the family members for debts is up to the extent of their share only। लेकिन किसी फैमिली मेंबर में जो थर्ड पर्सन का डेट है उसके प्रति जो फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी है वो केवल और केवल फैमिली प्रॉपर्टी में जो उनका शेयर है, जो उनका हिस्सा है, वहीं तक सीमित होती है। कोई भी जॉइंट फैमिली का मेंबर केवल उस फैमिली प्रॉपर्टी में जो उसका शेयर है उस शेयर की लिमिट तक ही कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। उससे अधिक के किसी ऋण के भुगतान के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। द लास्ट ग्राउंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट फैमिली इज द रेमेडी। इन केस इफ द पार्टनर्स ट्राई टू ब्रेक देयर partnership relationship, if they want to end the firm, in that case they have the remedy of dissolution। in that case they may dissolve the firm। अगर पार्टनर्स भागीदार अपने फर्म को, अपने पार्टनरशिप रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, भागीदारी संबंध को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको फर्म डिसॉल्व करनी होगी। और ये जो फर्म का डिसोल्यूशन होता है वो उसके दो तरीके हैं, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना भी हो सकता है और न्यायालय के हस्तक्षेप से भी हो सकता है, जिसपे हम आगे के टॉपिक्स में हमारे सिलेबस में है तो चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर रेमेडी इन केस ऑफ फर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, विघटित किया जाता है। बट इन केस ऑफ joint family, if the members of the joint family want to break their relationship, in that case they will have to bring a suit for partition। उनको विभाजन करना होगा। तो जो जॉइंट फैमिली है उसके एग्जिस्टेंस को विभाजन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। तो जो पार्टनरशिप है उसका अस्तित्व डिसोल्यूशन के माध्यम से समाप्त होता है, और जो जॉइंट फैमिली है उसका अस्तित्व पार्टीशन के माध्यम से या विभाजन के माध्यम से समाप्त होता है।